देखिए लोकोमोशन की डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले कि लोकोमोशन का मतलब क्या है। तो लोकोमोशन का मतलब होता है वॉलंटरी चेंज होना, इन पोजीशन। जैसे कि कोई एक पर्सन है जो चल के एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो उसने क्या किया, वॉलंटरी चेंज कर लिया है अपनी पोजीशन में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना या दूसरी जगह से दूसरी जगह पे चले आना इज नोन एज लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि आपने अपनी पोजीशन में बदलाव लेके आए हो। और जो मूवमेंट है वो मूवमेंट इस लोकोमोशन के साथ में इंटरलिंक्ड है। जैसे कि मूवमेंट आप सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ आई एम राइटिंग, तो अगर मैं लिख रहा हूं तो लिखने के अंदर मैं अपने हेड्स को मूव कर रहा हूं, जिसकी वजह से जो है मैं उस टास्क को कंप्लीट कर पा रहा हूं। तो लोकोमोशन का मतलब तो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वॉलंटरी चेंज होना, और मूवमेंट उसके साथ में एक इंटरलिंक प्रोसेस है। और जितने भी लोकोमोशन है वो सब मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, but all movement are not locomotion। सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, क्योंकि अगर आप अपने हाथ को एक जगह पे मूव कर रहे हो बैठ के तो उससे आपकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं चल के जा रहा हूं तो मुझे अपनी लिम्स के अंदर मेरे को मूवमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं चल पाऊंगा। तो ये बात है कि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। और अगली बात यहाँ पे ये है कि जो मूवमेंट और लोकोमोशन है ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। और कितने तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पैरामीशियम के बारे में जब चैप्टर 2 पढ़ाया गया था तो बताया था आपको। तो पैरामीशियम में बहुत सारे इस तरीके से सीलिया लगे हुए थे, ठीक है। इसके बॉडी सर्फेस के ऊपर बहुत सारे सीलिया लगे हुए थे। अब ये जो सीलिया इसके चारों तरफ है, ये दो काम कर रहे थे। एक तो अगर इस पैरामीशियम को सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मूव करना है उसमें भी ये सीलिया मदद करेंगे, और अगर इस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसको चैप्टर 2 में बोला गया था वाटर लेडन फूड, तो उस फूड पार्टिकल को ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट से इसके गलेट तक या साइटोफेरिंक्स तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैरामीशियम के अंदर सीलिया दोनों काम कर रहा है, इसके फूड को भी इंटेक करने में मदद कर रहा है और दूसरा इसके मूवमेंट में भी ये मदद कर रहा है। तो यहाँ पे पहला मैंने बताया, ये जो बहुत सारे सीलिया हैं, ये सीलिया क्या कर रहे हैं, एक तो जो वाटर के अंदर फूड है उस फूड को साइटोफेरिंक्स तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरा इनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मूवमेंट है उसमें भी यही सीलिया मदद कर रहे हैं। इसी तरीके से आप याद करिए जो हाइड्रा होते हैं, हाइड्रा, तो ये हाइड्रा के ऊपर जो टेंटिकल्स लगे होते हैं, इन टेंटिकल्स से ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, और दूसरा ये फूड को भी ट्रैप करने का काम करते हैं। इन्हीं के ऊपर वो टेंटिकल्स लगे थे जिन्हें हम लोग नीडोब्लास्ट कह रहे थे। तो इसी से फूड को भी ट्रैप कर रहे हैं और अपने मूवमेंट को भी कर रहे हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो जो हायर वर्टिब्रेट है, स्पेसिफिकली ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जॉ का, टंग का और लिम्स का, इन सारी चीजों का मूवमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों का मूवमेंट हो रहा है, जॉ का, टंग का और लिम्ब का, इन तीनों का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये लिम्ब के मूवमेंट से तो हम लोग लोकोमोट कर पा रहे हैं, लेकिन जॉ और टंग के मूवमेंट से हमारा कोई लोकोमोशन से लेना देना नहीं, लेकिन वो मूवमेंट कहलाएगा। अब हमने क्या किया है, इसको अगर ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करें, ब्रॉड कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करें
तो टाइप ऑफ मूवमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट 3 तरीके के हो सकते हैं। वो मूवमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मूवमेंट होता है जिसे मैं कह रहा हूं अमीबॉइडल मूवमेंट। अमीबॉइडल मूवमेंट। दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सीलियर मूवमेंट। तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट। और एक और दे रखा है जिसे हम लोग फ्लैजुलर मूवमेंट भी कहेंगे। एक है जिसे हम फ्लैजुलर मूवमेंट भी नाम देंगे या फ्लैजुलर मूवमेंट कह देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे अमीबॉइडल मूवमेंट की बात करूंगा। अमीबॉइडल मूवमेंट बेसिकली हमारी जो फैगोसाइट सेल्स हैं, जो फैगोसिटिक सेल्स हैं, फैगोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल एक फैगोसाइटिक सेल होती है, उसके अलावा मोनोसाइट्स हो गई, ये हमारी फैगोसिटिक नेचर की सेल है। ये क्या करती हैं? ये WBC का ही टाइप है। अगर कोई भी पैथोजन आया तो जैसे अमीबा अपने सूडोपोडिया या मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना के उसको चारों तरफ से इस तरीके से सराउंड करके वेसिकल बना के उसे एनगल्फ कर लेती है, इसी तरीके से ये जो फैगोसिटिक नेचर की सेल हैं जो इन पैथोजन को क्या करेंगी? अच्छा, जब ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो बेटा यहाँ पे इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग भी होगी। मैं कहूँ इनके अंदर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग भी होती है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग को हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं। इसी को हम लोग साइक्लोसिस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब सूडोपोडिया जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर चली गई तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म है वो भी इधर मूव करता है, जिसकी वजह से फॉल्स स्वीट बन पाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पे ये फॉल्स स्वीट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और दूसरा, इसके अंदर बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर जो सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, उन माइक्रोफिलामेंट्स का भी रोल होता है। तो इस तरीके का मूवमेंट हमारी WBC शो करती है। अमीबॉइडल मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर प्रेजेंट WBCs, और WBCs में भी स्पेसिफिकली फैगोसाइट्स में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये हमारी अमीबॉइडल मूवमेंट शो कर रही है। अगर दूसरे नंबर पे बात करी जाए सीलियर मूवमेंट की, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको ट्रैकिया के बारे में बताया गया था। तो ट्रैकिया के अंदर बताया था कि ट्रैकिया को अंदर से इंटरनल लाइन करने के लिए बहुत सारी सीलिया हुआ करती थी। वो सीलियास क्या करती थी? वो सीलियास म्यूकस से कवर्ड हुआ करती थी, और जो भी हम लोग एयर इनहेल करते थे उस एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल होता था तो उस डस्ट पार्टिकल को स्टिक करके वहीं पे ट्रैप करने का काम इन सीलिया का होता था हमारे ट्रैकिया के अंदर, और ताकि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो कहां पे ना पहुंच पाए, लंग्स तक ना पहुंच पाए, यही था। तो ये सीलियर मूवमेंट था जो ट्रैकिया के अंदर हुआ। दूसरा, एक तो मैंने बताया ट्रैकिया के इंटरनली बहुत सारी सीलिया से लाइन था, बहुत सारी सीलिया से लाइन था, बहुत सारी सीलिया से लाइन था। ये इस तरीके से लाइन है, ये लाइन है। और अगर कोई यहाँ से डस्ट पार्टिकल अंदर जाने की कोशिश करेगा तो उस डस्ट को ट्रैप करके जो है बाहर रिमूव करने का काम यही सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिया करती है। उसी तरीके से अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बताया था, याद है डायग्राम? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ये सपोज करो ये ओवरी है, ओवरी से ओवम डिप्ट करके यहाँ पे पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन फर्टिलाइजेशन साइट यहाँ पे। तो ये जो ओवम है या सेकेंडरी साइट है ये यहाँ तक मूव कैसे करेगा? तो इस फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमन को नंबर ऑफ न्यूमरस सीलिया इस तरीके से कवर करके रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस ओवम का मूवमेंट हो पाता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। तो हमारी बॉडी के अंदर देखिए सीलिया का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से एक तो ट्रैकिया के अंदर डस्ट पार्टिकल को रोका जा रहा है और दूसरा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम के मूवमेंट को कराया जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हो गया इसका भैया, फैलोपियन ट्यूब which is internally lined by thousands of cilia which will help in movement of ova और secondary oocyte। मस्कुलर मूवमेंट हम सभी के अंदर होता है। तो जो
ह्यूमंस के अंदर लिम्स के अंदर, फोर और हाइंड लिम्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है वो मस्कुलर मूवमेंट है, और इन्हीं मसल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे आगे चल के। और फ्लैजुलर मूवमेंट भी होता है बेटा। फ्लैजुलर मूवमेंट कहाँ कहाँ पे होता है? तो जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ में एक लंबा सा एक टेल वाला पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको बनाता है यही फ्लैजिला। तो अगर फ्लैजिला इस स्पर्म के साथ अटैच ना होता तो स्पर्म का मूवमेंट नहीं हो पा रहा होता, और स्पर्म अगर मूव ना करता तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फ्लैजुलर मूवमेंट हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहला स्पर्म के अंदर, स्पर्म की टेल वाली पार्ट से, जिसमें बहुत बड़ा सा एक्सियल फिलामेंट होता है या फ्लैजिला होता है, जिसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट हो पा रहा होगा। दूसरा, याद करिए हम लोगों ने स्पॉन्जेस पढ़े थे, स्पॉन्जेस में एक सेल पड़ी थी जिसे कोएनोसाइट कहा था, याद है आपको? जैसे मैंने ये स्पॉन्ज बना दिया, स्पॉन्ज की बॉडी सरफेस में, स्पॉन्ज के बॉडी सरफेस में इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी पोर हुआ करती थी जिन्हें हम लोगों ने नाम दिया था ऑस्टिया था। ये ऊपर जो थी पोर से ऑस्कुलम कहा था, और उसके अलावा यहाँ पे अंदर बहुत सारी सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट थी जिन्हें मैंने कोएनोसाइट कहा था। कोएनोसाइट के आगे क्या लगा हुआ था? फ्लैजिला लगा हुआ था। तो जो भी फूड पार्टिकल के साथ, जो भी वाटर के साथ में फूड पार्टिकल एंटर करेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू जो भी फूड पानी के साथ में होगा उस फूड को ट्रैप करने का काम इन्हीं फ्लैजिला का होगा, और रिमेनिंग वाटर क्या हो रहा था? ऑस्कुलम से बाहर चला जा रहा था। ठीक है, तो दूसरा फ्लैजुलर मूवमेंट स्पॉन्जेस के अंदर होता है। और तीसरा, याद करिए युग्लिनॉइड या युग्लिना। युग्लिनॉइड का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था जिसके ऊपर दो अनइक्वल फ्लैजिला लगे हुए थे, इफ यू रिमेंबर, थे ना? अनइक्वल फ्लैजिला थे। डायनोफ्लैजिलेट्स में एक ट्रांसवर्स था, एक लॉन्गिट्यूडनल था, इफ यू रिमेंबर। तो ये जो ऊपर युग्लिना के लगे हुए हैं ये फ्लैजिला ही तो हैं, और इन्हीं फ्लैजिला की वजह से तो मूवमेंट हो पाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? तो हमने अभी तक देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके के मूवमेंट को पढ़ा। पहले पढ़ा था अमीबॉइडल मूवमेंट, दूसरे नंबर पे पढ़ा सीलियर मूवमेंट, तीसरे नंबर पे मस्कुलर मूवमेंट, और चौथे नंबर पे फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले बेटा बात करेंगे मसल्स की, कि मसल्स क्या होती हैं जिनकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट हो पाता है। तो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर बेटा मीजोडर्मल ओरिजिन की, मीजोडर्मल ओरिजिन से अराइज होती हैं, और हमारी बॉडी का 40 to 50% वेट या मास यही मसल्स फॉर्म करती हैं। मतलब हमारी बॉडी में से अगर आप 50 मतलब मसल्स को हटा दो तो हमारी बॉडी वेट आधा रह जाएगा। और दूसरा, इन मसल्स के पास में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, इनके पास में कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि सपोज करो कोई भी बाहर से इंपल्स आई, अच्छा इस इंपल्स को कौन बनाएगा? नर्वस सिस्टम ही बनाएगा। तो नर्वस सिस्टम से कोई इंपल्स फॉर्म की गई और वो इंपल्स आके इस मसल को एक्साइट कर दे, और ये मसल कुछ फंक्शन या इसके अंदर कोई चेंज आए, तो ये क्या होगी? एक्साइटेबिलिटी। जैसे सपोज करो अभी आपको मैं लिखने के लिए बोलूंगा, तो लिखने के लिए आपको पहले कमांड सुनोगे, कमांड सुनने के बाद प्रोसेस होगा, उसके बाद ब्रेन इंपल्स भेजेगा। ब्रेन कहाँ भेजेगा? आपकी लिम्स के पास भेजेगा, आप पेन उठाओगे फिर लिखना चालू करोगे। तो आपके ब्रेन ने क्या किया? आपके हाथ को बोला ना, यहाँ की जो स्केलेटल मसल्स थी उनको बोला कि आप लिखो। तो ये क्या हो पा रहा है? ये एक्साइटेबिलिटी है। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू या किसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू आपकी मसल्स को एक्साइट किया गया ताकि वो काम कर सके। तो सबसे पहला फीचर होना चाहिए किसी मसल के पास में एक्साइटेबिलिटी। दूसरा फीचर अगर किसी मसल में या होगा वो होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तीसरा एक्सटेंसिबिलिटी। देखो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब है ये मसल का साइज है, ये कॉन्ट्रैक्ट होके छोटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है ये मसल का ओरिजिनल साइज है और ये एक्सटेंड होके साइज में पहले से बड़ी हो जाए, तो एक्सटेंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा, एक्सटेंड का मतलब बड़ा। और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब है कि एक बार अगर आपने उसे एक्सटेंड किया और वो रिकॉइल करके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए, तो उसके पास इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। मतलब जैसे आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अभी मैंने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं अब वापस इसको नॉर्मल पोजीशन ला रहा हूं तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, तो इसके पास में क्या इलास्टिसिटी है, जिस वजह से अपनी पोजीशन को वापस उसी जगह पे ला पा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो वो वापस रिकॉइल करके ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर सके, अटेन कर सके, वो फीचर कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमें ये तो रही बात मसल्स की कि भाई मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन की है, बॉडी वेट का इतना है, फीचर ये 4 हो गए। अब मसल कितने टाइप की हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ मसल्स? तो हमने टाइप ऑफ मसल में 3 टाइप की मसल्स को पढ़ना है। सबसे पहली वाली जो मसल्स हैं जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होती हैं, उन्हें हम स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल या वॉलेंटरी मसल भी नाम देते हैं। दूसरे टाइप की जो मसल हमें पढ़नी है उन्हें कहा जाता है विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। ये सारे एक ही हैं। और तीसरी टाइप की जो मसल हैं उनको बहुत सारे नाम नहीं दिए जा सकते, वो है कार्डियक मसल और इनवॉलेंट्री मसल। तो सबसे पहले इनके नाम से एसोसिएटेड बात करेंगे। तो देखो स्केलेटल मसल इसलिए कहा जा रहा है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ में एसोसिएटेड है, जो हमारी बोन्स से अटैच्ड मसल है, जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड मसल है उनको हम लोग स्केलेटल नाम देंगे। और ये मेजर मूवमेंट करा रही है हमारी बॉडी के अंदर। स्ट्राइटेड इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर आपको अल्टरनेट स्ट्राइटेशंस मिलेंगे। स्ट्राइटेशंस का मतलब है कि यहाँ पे डार्क डार्क लाइट डार्क इस तरीके के बैंड्स या पैटर्न्स मिलने वाले हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे स्ट्राइटेशंस कहते हैं। और वॉलेंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने विल से इनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स विद आवर ओन विल, तो इसलिए उसे नाम दे दिया गया है स्केलेटल। अब यहाँ पे आते हैं इसके नाम पे। इसको विसरल मसल इसलिए नाम दे दिया गया बेटा क्योंकि ये जितने भी हमारे विसरल या विसरा ऑर्गन हैं उनके साथ में एसोसिएटेड है। मतलब इन मसल से बने हुए हैं, जैसे गॉल ब्लैडर, सॉरी स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीजें इन्हीं मसल्स से बनी होती हैं और यही वहां पे सारी चीजों को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको बनाने वाली जो मसल है वो ये स्मूथ मसल्स है। ठीक है, और ये अनस्ट्राइटेड इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरीके का अल्टरनेट स्ट्राइटेशन लाइट या डार्क इस तरीके का कोई बैंड की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। इनवॉलेंट्री इसलिए है क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप अपने इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है क्या आप उसे कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो जो चीज हमारे विल में ना हो, मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल इट बाय आवर ओन विल, such kind of action is known as involuntary action and those muscles which are performing such kind of actions are known as involuntary muscles। ठीक है जी। अब तीसरी टाइप की मसल नाम से पता चल रहा है कार्डियक मसल, और कार्डियक इसलिए नाम दिया रहा है क्योंकि ये हार्ट के साथ में एसोसिएटेड होंगी, हार्ट पूरा का पूरा कार्डियक मस्कुलेचर का ही बना हुआ है। इनवॉलेंट्री इसलिए क्योंकि इसके भी मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो रहे बात इनके नाम की। अब अगली बात सुनिए, इनके और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इनकी पोजीशन क्या होगी, स्केलेटल मसल्स की बोन्स के साथ में अटैच्ड है। तो हमारी थाइज, हमारी लिम्स, हमारी फोर एंड हाइंड लिम्स, जॉ, टंग, ये सारी चीजें हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं ना इनके मूवमेंट को। तो यहाँ पे हर जगह क्या होगी, स्केलेटल मसल होगी। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके अलावा बेटा इन स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइटेशंस होते हैं, स्ट्राइटेशंस प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर स्ट्राइटेशंस नहीं होंगे।
और इनके अंदर स्ट्राइटेशंस होंगे, लेकिन वो स्ट्राइटेशंस स्लाइटली फेंटर होंगे। फेंटर मतलब लाइटर, लाइटर होंगे किसके मुकाबले, इनके स्ट्राइटेशन से। स्ट्राइटेशन उनके ऊपर मिलेंगे लेकिन लाइटर होंगे इनके मुकाबले। दूसरा बेटा, इनकी अगर मैं शेप की बात करूं तो बेटा ये सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, इनके ब्लंट एंड होंगे, ब्लंट एंड होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये मसल बना दी मैंने आपके सामने, तो इसके एंड ऐसे होते हैं, ऐसे एंड्स को ब्लंट एंड कहा जाता है ना। ऐसा एंड होता तो इसे बुलेट एंड कहते हैं, जैसे बुलेट की शेप होती है। तो इनके जो एंड है ये ब्लंट एंड है। तो ब्लंट एंड के साथ साथ इसके ऊपर आपको क्या है, इस तरीके से स्ट्राइटेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे, इसके ऊपर आपको स्ट्राइटेशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मतलब एक सेल के अंदर, एक मसल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। तो जो चीज मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है उसके लिए सिंशियम टर्म यूज कर लेते हैं हम लोग, जिसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हो, दैट इज नोन एज सिंशियम कंडीशन। अब दूसरी इसकी अगर शेप की बात करी जाए तो ये कैसी होंगी, इसके ऊपर स्ट्राइटेशन तो है नहीं, तो ये बेटा स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप होती है, अनब्रांच्ड होती है। और इनका जो एंड है वो टेपर्ड एंड होगा, टेपर्ड एंड इनका होता है। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से दिखाई देती है, ऐसी सी। और इनके बीचों बीच सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन मसल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल यूनि न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी, और वो जो सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको बिल्कुल इस सेल के, जो हमारी स्मूथ मसल सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच मिलेगा देखने के लिए। अब इनकी बात कर लेते हैं बेटा। तो ये जो सेल्स होती हैं ये भी सिलेंड्रिकली ही होती हैं, इनके ब्रांचिंग इनके अंदर होगी, और इनके ब्रॉड एंड होंगे, इनके ब्रॉड एंड होते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके से ये ब्रांच्ड पैटर्न में एक दूसरे से ऐसे करके जुड़ी होती हैं। इनके ऊपर हल्के हल्के स्ट्राइटेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, इनके ऊपर हल्के हल्के स्ट्राइटेशंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इनके अंदर एक खास चीज होगी जिसे हम लोग कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, जो इन दोनों के पास में नहीं मिलती है। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या काम करती है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, इनको आपस में जोड़ के रखने का काम ये इंटरकलेक्ट। तो आपको अगर याद हो तो ऐसे नोड हुआ करता था जिससे एक एक्शन पोटेंशियल बनता था, वो एक्शन पोटेंशियल पूरे हार्ट के अंदर ट्रेवल करता था। तो वो जो ट्रेवल करेगा वो इन्हीं इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू होते हुए ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज खास मिलेगी, वो है इंटरकैलेटेड डिस्क का प्रेजेंट होना। इंटरकैलेटेड डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। और आपको यहाँ पे भी न्यूक्लियस मिलेगा, सिंगल न्यूक्लियस मिलेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा यहाँ पे। अब ये सब तो बात रही इनके बारे में। अब इसमें से बात करी जाए कि सबसे ज्यादा न्यूमरस नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास में है, तो जो ज्यादा काम कर रहा होगा, सबसे ज्यादा काम वो कर रही है लगातार, और स्केलेटल मसल भी करती है। तो इन दोनों के पास में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत हाई होने वाला है, इनका माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बात ये लिख दे रहा हूं मैं कि इनके पास में ऐसे लिख दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी हाई नंबर में प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे लेस नंबर में होंगी, यहाँ पे लेस नंबर में होंगे, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हाई नंबर में होती है, हाई नंबर में होती है। मेरी बात सभी को क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हाई नंबर में है, यहाँ पे लेस नंबर में, और यहाँ पे भी हाई नंबर में प्रेजेंट है। इनमें से सबसे ज्यादा फटीग मसल कौन सी है, मतलब जो थक जाती है, तो स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा थकती है, ठीक है, इनसे आप लगातार काम नहीं कर सकते हो।
है, 50 पुशअप मारोगे तो बाद में गिर जाओगे, आप नहीं हो पा रहा इससे ज़्यादा। तो ये फटीग मसल्स हैं। ये वाली रेयरली फटीग होती है और वो कभी फटीग नहीं होगी, नॉन फटीग मसल है ये वाली। ये थकी तो इंसान थक जाएगा, ठीक है। तो अरे गलत कह रहा हूँ, कैसे ही तो कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, दे गॉट फटीग इजीली, they rarely got fatigue and ये नॉन फटीग नेचर की है, ये नॉन फटीग नेचर की है, मतलब कभी नहीं थकेगी। उसके अलावा यहाँ पे रिच सप्लाई होगी ऑफ ब्लड, यहाँ पे पुअर सप्लाई होती है। और यहाँ पे भी आपको रिच सप्लाई मिलेगी ब्लड वेसल्स की, ठीक है जी। अब इनकी पोजीशन तो आप सभी जानते ही हो भाई। इनकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कुछ आपके लिम्स में, नेक में, फेस में भी है। इवन फेस के मसल्स को आप पार्शली मूव कर सकते हो, कभी गंदे गंदे तरीके का चेहरा बना के दिखा सकते हो, ठीक है, बिकॉज दे आर वॉलेंट्री इन नेचर। उसके अलावा आईलिड्स हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर पाते हो, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग को आप रेगुलेट कर सकते हो। वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इनकी लोकेशन की बात करी जाए तो ये स्टमक में होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, या आप सिंपली इंटेस्टाइन लिख दीजिए, यूरिनरी ब्लैडर में होंगी। ये सारी जगहों पे ये मसल देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो तीसरे टाइप की मसल्स हैं, अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं तो ये केवल और केवल एक ही जगह पे मिलेंगी, दैट इज हार्ट, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। अब इधर देखिए जरा, मतलब है वॉलेंट्री मूवमेंट हो जाना जिसकी वजह से लोकेशन में बदलाव आ जाए। जैसे भाई था, ये दौड़ा, अब बाद में सफेद हो गया, ठीक है, तो इसने इस पोजीशन से दूसरी लोकेशन को बदल लिया। वही चीज क्या है, लोकोमोशन है। लोकोमोशन सारे मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होंगे। लोकोमोशन और मूवमेंट इंटरलिंक्ड है। पैरामीशियम के अंदर सीलिया किस चीज में मदद कर रही है, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरिंक्स। मतलब ये कहाँ गया इसका साइटोफेरिंक्स वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा होना चाहिए मेरे हिसाब से, साइक्लोस्टोम यहाँ लिखा रखा है, ये साइटोफेरिंक्स। तो ये जो सीलिया लगे हुए हैं इसके साइटोफेरिंक्स के अंदर फूड को पहचाने का काम करेंगे, और साथ में वो लोकोमोशन भी कर रहे हैं। हाइड्रा के अंदर टेंटिकल्स प्रे को कैप्चर करने का काम कर रहे हैं और लोकोमोशन का काम कर रहे हैं। और ये भाई देखो अभी बहुत तगड़ी दौड़ मार रहा है, तो इसकी बॉडी पोस्चर में बदलाव और लोकोमोशन ये लिम्स की मदद से कर पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, बॉडी पोस्चर में बदलाव लाना और लोकोमोशन करना। अच्छा हाँ, हिमिया हिम जूते भी ऐसी पहन रखे इसलिए, तो बस शकल अलग है, बाकी हिमी है ये। मॉडलिंग करवा दो तुझे रैम्पॉक, अभी कैटवॉक करके दिखाएगा बच्चों को। इधर देखो, ज्यादा अच्छा लगता हूँ। हर जवान लड़के को ये डाउट होता है अपने ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गलत कह रहा हूँ मैं, मुझे क्या पता, तो लड़का नहीं है। अब इधर देखो, दिल पे मत लेना, नो हार्ट फीलिंग, दिल पे मत लेना, तो ले इधर देखो, अमीबॉइड मूवमेंट इसमें सूडोपोडिया की मदद से हो पा रहा है, और प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी, और इसको करवाने में साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे आपके माइक्रोफिलामेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर ऐसा मूवमेंट होगा। सिलियरी मूवमेंट ट्रैकिया के अंदर फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, ओविडक्ट के अंदर ओवा को पैसेज करने के लिए, और तीसरा है मसल मूवमेंट जो लिम्स और टंग और जॉ इन सब के मूवमेंट को कराएगा। जो बात मैंने बताई वही बात यहाँ पे इन्होंने दोबारा इस तरीके से एक्सप्लेन की है। ये इधर एरो जो बन के आ रहे हैं निकल के नहीं भगेंगे, ये साइटोप्लाज्म को इधर करते हुए दिखाया गया है। ये साइटोप्लाज्म शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है।
उसके अलावा ये सीलिया दिखाई हुई हैं, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जो ट्रैकिया को इंटरनली लाइन करती हैं, और ये जो है ओविडक्ट के अंदर दिखाया हुआ है इन्होंने, ये जो सीलिया लगी हुई है इसकी वजह से जो है ओवम का मूवमेंट हो पाता है। और तीसरा ये देखिए आप ठीक है, इसमें आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये सारे काम ये मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हो पाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कौन करता है भाई, मैंने तो कभी नहीं करी। सपोज करो कोई ऐसी कॉस्ट्यूम पहन के जिम में जाके एक्सरसाइज करे, कह रहा हूँ आधो भग लेंगे वहां से। ये शोल्डर की होती है। अरे स्क्वाट्स थोड़ी होते हैं यार, वजन रख के ना। कहाँ पे टेढ़ा हो रहा है? अच्छा नी बैंड का रखे हैं इसमें। ये ग्लूट्स और शोल्डर दोनों एक साथ मजबूत कर रहा है भाई। ठीक है, इधर देखो अब नहीं लगता है आसान यार, शोल्डर की एक्सरसाइज बड़ी डिफिकल्ट होती है भाई, जान निकल जाती है। 18 किलो की होती है वो खाली रॉडी, अलग अलग है, 22 की भी आती है तो। अब इधर देखिए ह्यूमंस के अंदर कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहे हैं। तो फ्लैजुलर मूवमेंट, स्पर्मेटोजोआ, कोई और नहीं है, स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, मैच्योर स्पर्म को, मैंने बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस समझाया था आपको। वाटर करंट को मेंटेन करना, कनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, और प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना का लोकोमोशन करवाना।